नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। जैसा कि हम आप लोगों को गणित में संख्या पद्धति का हो गया है आगाज, उसमें 2 वीडियो हमने बनाई है, 2 लेक्चर अभी तक उसमें हमने लिए हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें बताई है, तो सबसे पहले हमने चर्चा करी थी कि भारतीय गणित के पिता किसे कहते हैं, विश्व स्तरीय गणित के पिता किसे कहते हैं, राष्ट्रीय गणित के पिता किसे कहा जाता है, इस पे मैंने एक, और उसके बाद आप लोगों को हमने बताया अंक किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने बताई है आपको संख्याएं किसे कहते हैं। संख्याएं किसे कहते हैं, एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, और 10 अंकों की संख्याएं कितनी होती, 50 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं, और 500 अंकों की कुल संख्याएं कैसे होते हैं। एक मैंने ट्रिक बताई है, वो रामबाण है आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए इतना उपयोगी है, ये परीक्षा के लिए ही, आपके नॉलेज के लिए है। मतलब इतना अचूक तरीका हमने बता दिया है, उस मेथड से आप कर सकते हैं आसानी के साथ। आइए, हमने ये बताया था 1 अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं, 2 अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं, 3 अंकों की संख्याएं, इसके बारे में तो हमने चर्चा कर ली है। अब संख्याएं किसे कहते हैं, तो संख्याएं तो भैया हमने बात ही करी थी, तो वही सब संख्याएं हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, ये संख्याएं हैं। 30 40 50 ये भी एक संख्या है। अब हम बात करते हैं संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो संख्याओं को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांटा गया है मेरे साथियों, तो संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक आ जाती है हमारी कौन सी संख्या, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी आ जाती हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं। और दूसरी कौन सी हो जाती हैं, दूसरी हो जाती हैं काल्पनिक संख्याएं। कौन सी होती हैं, काल्पनिक संख्याएं। कौन सी होती हैं, काल्पनिक संख्याएं। अच्छा, ये जो काल्पनिक संख्या है इन्हें अवास्तविक संख्या भी कहते हैं, और इसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं। यदि हम देखा जाए कि संख्याएं किससे कहते हैं, तो उस पे हमने बताया था कैसे निकालते हैं संख्या। जैसे कि एक नंबर मैंने लिख दिया 36, ये तो भी एक संख्या है। 5 अंकों की संख्या लिख दी, तो ये भी 5 अंक लिख दिए, तो ये क्या है, एक संख्या है। तो हम बात करते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। अच्छा, जो ये वास्तविक संख्या है इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। यहीं से निकली है परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। एक इसे वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 आ जाती है परिमेय संख्याएं, और नंबर 2 में आ जाती हैं अपरिमेय संख्याएं। कौन सी, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो यहां तक की चीजें समझ में आ रही होंगी। संख्याएं, तो संख्याएं कहां से संख्याएं, तो संख्याओं को कितने भाग होते हैं, संख्याओं के 2 भाग होते हैं। कौन से, एक वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, तो वास्तविक संख्या को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक आ जाती है परिमेय संख्या और दूसरी हो जाती है अपरिमेय संख्या। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं हम परिमेय संख्या। तो सबने पढ़ा होगा, सबको ये पता है कि जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं उसे क्या कहता हूं मेरे लाल, मेरे साथियों, उसे ही क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाएं, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, उसे क्या कहता हूं मैं, परिमेय संख्याएं कहता हूं। उसे क्या कहता हूं, परिमेय संख्याएं। या हम कह सकते हैं जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं उसे क्या कहता हूं, परिमेय संख्याएं। या हम कह सकते हैं जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं उसे क्या कहता हूं, परिमेय संख्याएं। अब समझते हैं परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे किसे कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो हम एक नंबर लिखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, तो 1/2, 3/5, 7/9 और 11/13, ये सब कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं। ये सब कैसी संख्याएं हैं, तो मेरे साथियों ये सभी
कैसी संख्याएं हैं? ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। और मैं लिख देता हूँ 19/21, कुछ भी लिख दो जो संख्याएं। ये ऊपर वाले भाग को क्या कहता हूँ? तो इसे मैं क्या कहता हूँ? अंश। और नीचे वाले भाग को क्या कहता हूँ? हर। तो यानी कि जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं उसे क्या कहता हूँ? उसे ही परिमेय संख्या कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और भी हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर ही हम थोड़ी सी समझा देते हैं, यहाँ पर ही थोड़ी चीजें हम बता देते हैं, यहीं पर अभी हम बता देते हैं। और भी इसके उदाहरण ले लेते हैं, इसे हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। काल्पनिक संख्याओं को अभी भी हम देख लेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल देखिए, और भी इसके उदाहरण हैं। और इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो सबसे बड़ी संख्याएं कोई भी, ये जो हम नंबर लिखते हैं प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं और भी एग्जाम्पल लिखते हैं इसी परिमेय संख्याएं के। तो हम जैसे एक लिखा है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 6 है, ये ऐसे लिखे हुए हैं। तो ये सब क्या है? ये सब मेरे साथियों, ये सब कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं। ये सब भी कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। हम किसी भी नंबर के नीचे एक लिख करके, किसी भी नंबर के नीचे एक लिख करके इसे क्या बना सकता हूँ? इसे परिमेय संख्याएं बना सकता हूँ। और यदि हम बात करते हैं -1, -2, -3, -33, तो ये सब भी कैसी संख्याएं हैं? तो ये भी परिमेय संख्याएं हैं और ये भी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि हम किसी भी संख्या के नीचे, किसी भी नंबर के नीचे एक लिख करके उसे परिमेय संख्या बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बात करेंगे जब हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं उसे क्या कहते हैं मेरे साथियों? उसे क्या कहता हूं? उसे ही अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो एक अपरिमेय संख्याओं का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। चलो हम लिख देते हैं, जो संख्याएं P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, उसे क्या कहता हूं? उसे ही हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं का एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। पाई कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या। यदि हम पाई की बात करते हैं, पाई से जुड़ी कुछ चीजें हमने आपको बताई थी। पाई की खोज किसने करी है? तो पाई की खोज किसने करी है मेरे साथियों? पाई की खोज किसने करी है? तो आर्यभट्ट प्रथम ने करी है। किसने करी है? आर्यभट्ट प्रथम ने। किसने करी है? आर्यभट्ट प्रथम ने। अच्छा, पाई का जो मान है 22/7, पाई का जो मान है 22/7, ये किसने बताया है? तो पाई का मान जो है 22/7, ये लगभग का मान है। ये मान किसने बताया है? तो ये मान बताया था आर्यभट्ट सेकंड ने। किसने बताया था? आर्यभट्ट सेकंड ने ये मान बताया था पाई का। आर्यभट्ट सेकंड ने बताया था। यदि हम बात करते हैं पाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग। तो सर्वप्रथम प्रयोग पाई का किसने किया था मेरे साथियों? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ब्रह्मगुप्त ने किया था। किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने किया था। किसने किया था मेरे साथियों? ब्रह्मगुप्त ने। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आएंगी। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ये एग्जाम्पल एक इसका रामबाण है, समझो। पाई से अक्सर एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, कभी पूछ लिया जाता पाई की खोज किसने करी थी? तो पाई की खोज आर्यभट्ट फर्स्ट ने करी थी। पाई का मान 22/7 किसने बताया था? आर्यभट्ट सेकंड ने बताया था। और पाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ब्रह्मगुप्त ने किया था। और भी हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अपरिमेय संख्याओं के कुछ और उदाहरण देखने हैं। जो संख्याएं अंडर रूट के फॉर्म में लिखी जाती हैं उसे क्या कहता हूं? उसे ही क्या कहता हूं? अपरिमेय संख्या। और एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो √2, √5, √7 और √9, √11, √13, ये सब कैसी संख्याएं हैं? √17,
23, ये सब कैसे एग्जाम्पल हैं? तो ये सब कैसी संख्याएं हैं? ये सब कैसी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं हैं मेरे साथियों। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहता हूं, और ये जो हमने बताया है, पाई की खोज किसने करी थी, पाई का मान 22/7 किसने बताया था, सर्वप्रथम पाई का प्रयोग किसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन है, यहाँ से पाई से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके परीक्षा में। अब हम बात करते हैं काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं मेरे साथियों? तो काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं? तो जो संख्याएं अंडर रूट के फॉर्म में लिखी होती हैं, और उनमें क्या हो, जो अंडर रूट के फॉर्म में लिखी होती हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, परंतु उसमें क्या माइनस का साइन लगा होता है। इसकी यदि हम बात करते हैं तो -2, -5, -11 और -13, -17, -23, -29, ऐसी संख्याएं कैसी हो जाती हैं? काल्पनिक संख्या। इनकी हम क्या केवल कल्पना कर सकते हैं, इनका हम मान कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं। बट यहाँ से कोई अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। इस पे हम बात कर लिए हैं अच्छे से। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात आपको बताएंगे परिमेय संख्याओं से किन संख्याओं का उद्गम हुआ है, कैसी क्या चीजें हैं, उस पर चर्चा थोड़ी सी करूंगा। और नंबर सिस्टम की ये तीसरी वीडियो है। सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ये मेरा दावा है। कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक चीज पे, हर एक टॉपिक पे विशेष चर्चा होगी, पूर्ण विस्तृत व्याख्या होगी, और ये पूर्ण रूप से निःशुल्क क्लासें हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं जैसा कि हम पढ़ ही चुके हैं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं तो हम आसानी से पढ़ चुके हैं। अब इसके बारे में हम ज्यादा विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे। तो परिमेय संख्याओं से किन संख्याओं का उद्गम हुआ है? तो परिमेय संख्याओं को भी 2 भागों में बांटा गया है मेरे साथियों। परिमेय संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो परिमेय संख्याओं को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। अच्छा, जो परिमेय संख्या से कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी संख्या से कौन कौन से पार्ट हैं इसके? तो पूर्णांक संख्याएं कौन है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं का उद्गम कहां से हुआ है? तो परिमेय संख्या से हुआ है। पूर्णांक संख्याएं और अपूर्णांक संख्याएं, और कौन सी हो जाती हैं? अपूर्णांक संख्याएं। अपूर्णांक संख्याएं। अच्छा, ये पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? अपूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं उसके मध्य में क्या होता है, इसको हम एक चार्ट के तरीके से दर्शा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इसके मध्य में क्या होता है? एक 0 होता है। इसके मध्य में क्या होता है? एक बीच में 0 होता है। इधर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके हम अनंत तक जाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं? -1, -2, -3, -4 ऐसे ऐसे करके हम अनंत तक जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब कैसी संख्या है? तो पूर्णांक संख्याएं हैं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? इसके मध्य में 0 होता है, और इस वाले पक्ष को क्या हम कहते हैं? इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? हम धनात्मक संख्याएं कैसे कहती हैं? क्या कहता हूं? इन वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? धनात्मक संख्याएं। इनको हम क्या कहते हैं? धनात्मक संख्याएं। और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? हम ऋणात्मक संख्याएं। क्या कहता हूं? इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं। तो हम कहते हैं जो संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक से मिलकर बनी होती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहता हूं मेरे साथियों? उसे ही पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं के मध्य में क्या होता है? इसके मध्य में क्या होता है? शून्य की यदि हम बात करते हैं, यह ना तो धनात्मक है, ना तो धनात्मक है, और ना ही ऋणात्मक है, या ना तो धनात्मक है और ना तो यह ऋणात्मक है। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी।
उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। शून्य की खोज किसने करी थी, तो हम इसके पहले वाली सबसे पहली वीडियो में हमने बात करी थी शून्य की खोज किसने करी थी, तो शून्य की खोज आर्यभट्ट प्रथम ने करी थी। और सर्वप्रथम शून्य का प्रयोग किसने किया था, तो ब्रह्मगुप्त ने किया था। यदि शून्य से हम बात करते हैं, शून्य की बात कर लेते हैं यहीं पर हम, यदि शून्य की बात करते हैं तो खोज किसने करी है, तो शून्य की खोज आर्यभट्ट प्रथम ने करी है। किसने करी है, आर्यभट्ट प्रथम ने करी है, आर्यभट्ट प्रथम ने। और प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ब्रह्मगुप्त ने किया था। किसने किया था, ब्रह्मगुप्त ने। किसने किया था मेरे साथियों, ब्रह्मगुप्त ने। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। पूर्णांक संख्याएं विस्तृत विशेष, उम्मीद करता हूं पूर्णांक संख्या अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं से ही, अब इस वाले पार्ट को थोड़ी सी अभी हम चर्चा करेंगे। पहले हम अपूर्णांक संख्याओं की बात कर लेते हैं, उसके बाद अपूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जाती हैं, ये सब कैसे हैं, ये सब कैसी हैं, ये सब कैसी हैं, अपूर्णांक संख्याएं हैं, अपूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं, जब पूर्णांक संख्याओं को विस्तृत तरीके से लिखते हैं, थोड़ी सी हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। और उम्मीद करता हूं ये चीजें जो हमने बताने का प्रयास किया, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम बात करते हैं, थोड़ी सी चर्चा और करता हूं यदि पूर्णांक संख्याओं की, तो पूर्णांक संख्याओं की जब हम विशेष तौर से चर्चा करते हैं, यदि हम चर्चा अच्छे से कर लेते हैं पूर्णांक संख्याओं की, हम जब विशेष रूप से चर्चा करते हैं, इसके मध्य में क्या होता है, शून्य होता है, एक तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं और एक तरफ कैसी संख्याएं होती हैं, -1, -2, -3, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक अनंत तक जाते हैं। अच्छा, कोई जरूरी नहीं होता कि इसके बीचों बीच में ही, ठीक बीचों बीच में ही शून्य होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वाले पार्ट की यदि हम बात करते हैं, इस वाले पार्ट की ही बात कर लेता हूं मेरे साथियों, इस वाले पार्ट की ही यदि हम बात कर लेता हूं, तो इन्हें ही हम क्या कहता हूं, प्राकृतिक संख्या। क्या कहता हूं, प्राकृतिक संख्याएं इसे ही कहते हैं मेरे साथियों। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, तो यहीं से निकली हैं प्राकृतिक संख्याएं मेरे साथियों। प्राकृतिक संख्याएं क्या है, 1 2 3 4, यही क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यदि अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो सारी चीजें यहीं से समझ में आ जाएंगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अच्छा, यदि हम इस शून्य को भी साथ में ले लेते हैं, यदि इस शून्य को भी हम साथ ले लेते हैं, तो कैसी संख्याएं हो जाती हैं, तो कैसी संख्याएं हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कैसी संख्याएं हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, हमने बात है पूर्ण संख्याओं को यदि प्राकृतिक संख्याओं में ही हम शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं, तो कैसी संख्याएं आ जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। और यदि हम इन सबको काउंट कर लेते हैं, यहां से यहां तक काउंट कर लेते हैं, तो ये सब हमारी कैसी संख्याएं हैं, तो ये सब कैसी संख्याएं हैं मेरे साथियों, तो ये सभी पूर्णांक संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं मेरे साथियों, कैसी संख्याएं हैं, तो ये सभी साथियों पूर्णांक संख्याएं हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, एक और बात हम करते हैं, सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या या सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है, ऋणात्मक संख्या कौन सी है मेरे साथियों, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है, तो वो मेरे साथियों कौन सी है, -1 है। कौन है, -1। अच्छा, सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या क्या है, वो अनंत है। क्या है, अनंत है, जिसकी हम कल्पना अनंत है। हर एक हम ऐसे लिख सकते हैं, इन्फिनिटी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या क्या है, अनंत है। और सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या है, -1 है। क्योंकि हम जैसे कि माइनस के 99 लिख देते हैं, तो माइनस का 100 उससे भी छोटी संख्या हो जाती है। यदि हम 999 लिख देते हैं, तो यदि हम उसमें एक और वो कर देंगे, तो उससे भी एक आ जाती है, तो उसमें भी एक और बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाता है, 1000 -1000, वो उससे भी छोटी संख्या हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमने अभी इस डायग्राम के माध्यम से समझ लिया, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं को यदि हम विस्तार से देखते हैं तो उद्गम किससे हुआ है, प्राकृतिक संख्याएं कहां से निकल के आई हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो सारी पूर्णांक संख्याएं से, प्राकृतिक संख्याएं हों या पूर्ण संख्याएं हों, किसे कहते हैं। तो इन सब का उद्गम किससे हुआ है, तो इन सब का उद्गम जो हुआ है किससे हुआ है, पूर्णांक संख्याओं से हुआ। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं मेरे साथियों, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। खूब पढ़ा होगा आप सबने, हर एक किताब में पढ़ा होगा, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, यदि हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या है, तो आज तक कोई सटीक परिभाषा इसकी बता ही नहीं पाया है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की कोई भी बुक पढ़े होंगे, किसी में लिखा है कि जो संख्याएं गिनने के रूप में प्रयुक्त होती हैं उसे क्या कहता हूं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और किसी बुक में लिखा है जो प्रकृति से हमें संख्याएं मिली हुई हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। परंतु ये सब चीजें अगर देखी जाए तो इसकी सटीक परिभाषा नहीं है। हम प्राकृतिक संख्याओं की यदि हम परिभाषा की बात करते हैं, यदि हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो कुछ नहीं होता है। परिभाषा की यदि हम बात करते हैं तो क्या है इसकी डिफिनेशन, तो उसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज है जो इसका मूल है, जो मूल तथ्य है उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो ये संख्याएं जो थी, जो संख्याएं सम और विषम से मिलकर बनी होती हैं, जो संख्याएं सम और विषम से मिलकर बनी होती हैं, सम और विषम, सम और विषम से मिलकर बनी होती हैं, विषम से मिलकर बनी होती हैं, मिलकर बनी होती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, बनी होती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। मेरे साथियों बस ये याद रखना, सम और विषम, इसमें क्या होती है, एक सम होती फिर एक विषम होती, एक विषम एक सम, एक विषम एक सम, यही चीज होती। तो बस क्या आ जाती, अब कभी भी पूछा जाए तो सम प्लस विषम या विषम प्लस सम बात एक ही है, चाहे विषम या सम कह लो या सम और विषम कर लो, इन दोनों के योग से ही मिलके संख्याएं बनी होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, यदि हम बात करते हैं कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या होती, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे चलते हैं, अनंत तक जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। बहुत सी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है, यहाँ तक जाते हैं। ये सब कैसी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब हम याद बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं से ही किस संख्याओं का उद्गम हुआ है, तो प्राकृतिक संख्याओं से ही सम संख्याएं बनी हैं और कैसी संख्याएं बनी हैं, विषम संख्याएं। अब हमने सम और विषम की बात करी है तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे सम और विषम पर। यदि हम सम और विषम संख्याओं की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्याओं से ही निकली हैं कौन सी संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो यदि हम सम संख्याओं की बात करते हैं तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या किसे कहते हैं, और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। अब हम बात करेंगे सम संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्याएं दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं मेरे साथियों, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं। अच्छा, सम संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2 4 6 8 10 12, ये सब कैसी सम संख्याएं। अच्छा, हम बात करते हैं सम संख्या को और क्या कहते हैं, तो सम संख्या को उचित संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उचित संख्या। और विषम संख्या को क्या कहते हैं, तो इसे अनुचित संख्या भी कहते हैं। क्या कहता हूं, तो अनुचित संख्या भी कहते हैं। किसे अनुचित संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या। अच्छा, यदि हम बात करते हैं एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, हम बात करें एक अंक की, यदि एक अंक की सबसे छोटी, यदि हम बात करें सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी, यदि हम बात करें सबसे छोटी और सबसे बड़ी, और हम बात करते हैं सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या कौन है।
अब हम बात करें, यदि हम बात करते हैं आपसे एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है मेरे साथियों, तो एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या क्या है? एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या क्या? 2 है। एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या क्या है मेरे साथियों? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 है। ऐसे ही हम बात करते हैं दो अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या है मेरे साथियों? तो कितनी है? 10 है। और दो अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कितनी है? तो 98 है। यदि हम तीन अंकों की बात करते हैं मेरे साथियों, तीन अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी सम संख्या कितनी है? 100 है। और यदि तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 998 है। ठीक है। यदि हम चार अंकों की बात करता हूं, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है मेरे साथियों? कितना है? 1000। सम संख्या चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? सम संख्या 998। यदि हम पांच अंकों की बात करते हैं, यदि हम पांच अंकों की बात करता हूं तो कितना हो जाता है? 10,000 हो जाती है। पांच अंकों की सबसे छोटी सम संख्या कितनी है? 10,000। पांच अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कितनी है मेरे साथियों? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये संख्या हो जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने समझा एक अंक की। यदि हमसे कोई पूछता है एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 2, 8 है। दो अंकों की सबसे छोटी सम संख्या कितनी है? 10 है। दो अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कितनी है? 98 है। तीन अंकों की सबसे छोटी सम संख्या कितनी है? 100 है। तीन अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कितनी है? 998 है। चार अंकों की, चार अंकों की यदि हम बात करते हैं सबसे छोटी संख्या कितनी है? 1000 है। और चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है? 9998 है। और पांच अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या कितनी है? 10,000। तो 10,000 है। और पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 99,998। कितनी है? 99,998। ये क्या है? पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम सम संख्याओं में देख लिया, ऐसे ही हम विषम संख्याओं की बात करता हूं, तो विषम संख्याओं में भी सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या मेरे साथियों, सबसे छोटी संख्या। अच्छा, सबसे छोटी की जब बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी की भी बात कर लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या की भी बात कर लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या की। ये चीजें जो हम बता रहे हैं, ये चीजें जो हम बता रहे हैं यूट्यूब पर आप किसी भी टीचर से पढ़ लेना, इतने विस्तार से किसी ने नहीं पढ़ाया, अभी तक नहीं पढ़ाया है। देख लेना, ये सारी चीजें जो बता रहा हूं यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये चीजें रामबाण साबित होंगी आपके लिए, मेरी गारंटी है, गारंटी के साथ कहता हूं। अब हम बात करता हूं एक अंक की, एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या मेरे साथियों क्या होती है? तो एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? तो कितनी होती? 1 होती है। एक अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी होती? 9। दो अंक की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? तो कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? दो अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होती है? 11 होती है। दो अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी होती है? तो 99 होती है। तीन अंकों की यदि हम बात करता हूं, तीन अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होती है? तो 101, 101 होती है। और तीन अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी होती है? 999। ऐसे हम बात करते हैं चार अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होती है? 100, यानी 1001 होती है। यहाँ पर 999 और 9 होती है। यदि हम पांच अंकों की बात करता हूं, यदि पांच अंकों की बात करता हूं, 10001 99999, ये चीजें होती हैं, ये संख्याएं होती हैं। यदि हमसे कोई बात करता है एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या कितनी है मेरे साथियों? तो 1 है। एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी है? 9 है। दो अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कितनी है? 11। दो अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी है? 99 है। तीन अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कितनी है? 101 है। तीन अंकों के सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी है? तीन अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी है? 999 है। चार अंकों की यदि बात करता हूं, चार अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कितनी? 1001 है। चार अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी है? 9999।
5 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कितनी है? तो 10,001 है, 10,001 है। और 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी है? तो 99,999। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन इसका जो जड़ है, मूल चीजें हैं, वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, बेसिक बेसिक चीजें हैं। यूपीटीटी बहुत छोटा सा एग्जाम है, उसमें यही चीजें पूछ लेता है, छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है। 3 अंकों बताइए, 4 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? ऐसे 4 ऑप्शन हमारे सामने दे देता है और पूछ लेता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछते, बहुत छोटी छोटी चीजें पूछता है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाता है। आगे हम बात करेंगे, जैसे कि प्रथम से 5 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम से 10 विषम संख्याओं का योग कितना है, प्रथम से 15 विषम संख्याओं का योग है। थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस पे। क्वेश्चन क्या होता है आज मैंने बताया है ना, क्वेश्चन का प्रारंभ कर देंगे, कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीजें बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छी तरीके